नमस्कार, मैं हूं आंचल सिंह और आपका स्वागत हमारे चैनल पर। नेपाल में इंडियन मीडिया पर बैन लगा दिया गया है। दूरदर्शन चैनल के सिवाय कोई भी चैनल अब वहां पर नहीं दिखाया जाएगा। तो जिस तरीके से नेपाल अब चाइना के राह पर चल रहा है और उसी कड़ी में इसने ये फैसला लिया है। लेकिन इसमें अहम बात है कि किस तरीके से ओली हेल्थ इमरजेंसी लगाना चाहते थे, लेकिन राष्ट्रपति ने इसकी मंजूरी नहीं दी और वहां पर सेना भी इसका विरोध कर रही है। तो ये मीडिया को बैन करना इसमें भी बहुत बड़ी साजिश है। और इसी विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ हैं राजनीतिक विश्लेषक पवन त्यागी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे चैनल पर। सर, पहले चीन जो करता था, अब उस नेपाल ने भी वही फैसला लिया है। इस पर आप क्या कहेंगे? वो जो तर्क दे रहा है कि इंडियन मीडिया ने लिमिट क्रॉस कर दी थी, हमारे गवर्नमेंट के खिलाफ, हमारे प्रधानमंत्री के खिलाफ इतनी सारी चीजें दिखा रही थी, सच दिखा रहे थे, खुलासे कर रहे थे, क्योंकि सच और खुलासे ही किया जा रहा था मीडिया की तरफ से, और उस पर नाराजगी जताई है और कहा इसीलिए हमने बैन कर दिया। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, आपने ठीक कहा कि ये चीन की चाल चलने लगे हैं जी। चीन में जिस तरह से मीडिया बैन है और केवल सरकारी अखबार वहाँ पे चलता है, ग्लोबल टाइम, और उन्हीं की चैनल खुद का चलता है, और वो भी सरकार की निगरानी में है। जो सरकार को खबर पसंद नहीं आएगी वो चीन में प्रसारित नहीं होती। सेम यही, क्योंकि चीन के इशारे पे ही ये चल रहे हैं केपी शर्मा ओली, तो इनको गाइड किया गया होगा कि आपकी जनता अगर भारतीय टेलीविज़न देखती रहेगी, भारतीय चैनल देखती रहेगी, तो कहीं ना कहीं तुम्हारी पोल पट्टी खुलती रहेगी। जैसा कि अभी पिछले दिनों हमने देखा कि चीन की जो राजदूत है, किस तरह से उसने केपी शर्मा ओली को अपने अंडर में किया, किस तरह से उनके फोटोज सामने आए, तो जनता में एक आक्रोश आया कि चीन किस तरह से नेपाल को हड़पने की कोशिश कर रहा है। और जो गांव की बात थी कि 10 गांव कब्जाए बैठा था चीन, लेकिन किसी को भी कानो कान खबर नहीं थी, क्योंकि उसमें कोई खबर दिखाने का काम ही नहीं हो रहा था। भारतीय चैनल ने ये केवल खबरें दिखाई, तब जाके नेपाली चैनलों ने भी वो खबर दिखाई। उसके बाद कई वहाँ शहरों में उस ओली के खिलाफ प्रदर्शन हुए। इसको लेकर के जब वो परेशान हुए कि हमारी तो जनता ही विरोध में हो गई, तो तरीका क्या निकाला जाए? एक ही तरीका बचा कि जो भारतीय चैनल है उनको आप बैन कर दीजिए, और जो नेपाल के चैनल हैं लोकल वहाँ बचे, और जो अखबार हैं उनको वो कंट्रोल में कर लेंगे, क्योंकि वो बार बार केपी शर्मा ओली आर्मी की धमकी देते हैं, और वो कोशिश भी कर रहे हैं कि आर्मी के जरिए वहाँ अपना वो इमरजेंसी लगा दें, अपनी सरकार बचाने के लिए, कुर्सी बचाने के लिए विपक्षी नेताओं को जेल में डाल दें, और वो अपना शासन चलता रहे वहाँ। बिल्कुल वही ट्रेंड चल रहा है जो चीन के अंदर है, कि एक लोकतंत्र की हत्या और फिर तानाशाह की तरह सरकार चलाना। ये नेपाल में भी यही चाहते हैं। जी, लेकिन सर, नेपाल की ताकतवर सेना ने भी हेल्थ इमरजेंसी के लिए सैनिकों को तैनात करने के पक्ष में नहीं है, यानी कि सेना ने इनकार कर दिया है। देखो, सेना तो हमेशा ये देखती है, सेना के जो ऑफिसर्स हैं वो देख रहे हैं कि भारत कभी भी उनके विरोध में नहीं रहा, और भारत हमेशा उनकी सपोर्ट करता है, दुख हो या सुख हो। लेकिन चीन की जो नीति है, विस्तारवादी नीति है, उसके कारण से वो सैनिक वहाँ समझते हैं कि किस तरह से चीन एक दूसरे देश को कब्जाने में लगा रहता है। पहले सुरक्षा के नाम पे अंदर आएगा, फिर उनकी सेना में घुसपैठ करेगा, उनकी गुप्त बातों का पता लगाएगा, और उसके बाद सुरक्षा को खतरा पैदा करता है। तो वहाँ का जो सैनिक हैं और जो सेना अध्यक्ष हैं वो हमेशा से इसी पक्ष में रहे हैं कि भारत के साथ संबंध अच्छे रखे जाएं नेपाल के, वहीं चीन के साथ सतर्कता बरती जाए, क्योंकि चीन धीरे धीरे अगर नेपाल में घुस गया तो एक दिन ऐसा कब्जा करके बैठ जाएगा जैसा कि वो तिब्बत में बैठा है और अब निकलने का नाम भी नहीं ले रहा है। तो इसलिए सेना विरोध में है, और सेना ने इसलिए मना भी कर दिया है कि हेल्थ इमरजेंसी में हम लोग इस तरह के शामिल होने वाले नहीं हैं। तुम कोरोना का बहाना करो, चाहे किसी भी तरह का बहाना करो, असली तो यह है केपी शर्मा ओली बहाना कुछ भी करें, उनको केवल अपनी कुर्सी बचानी है और चीन के इशारे पर काम करना है। चीन की राजदूत जिस तरह से मिली है पिछले दिनों, कि वो कभी तो प्रधानमंत्री से मिलती है, फिर वो कभी कोड ऑफ कंडक्ट तोड़ करके वहाँ के राष्ट्रपति और बड़े बड़े लीडरों से मिलती है, जबकि आप देखिए कि विदेश मंत्रालय की अनुमति लेना एक राजदूत के लिए ज़रूरी होता है, क्योंकि आप किसी दूसरे देश के हो, किसी दूसरे देश में जाकर के और आप वहाँ की गुप्त गतिविधियाँ और जानकारी भी इकट्ठा कर सकते हो, और इसलिए मंत्रालय की अनुमति लेनी जरूरी होती है, और पूरी मुलाकात निगरानी में होती है। वहीं उसके उलट जो चीन की वो राजदूत हैं
वो गुपचुप तरीके से मिलती हैं, अकेले में मीटिंग करती हैं, क्या सेटिंग करी, क्या बातचीत करी, क्या आपस में लेना देना हुआ, इसका कोई खुलासा होता नहीं है। भारत का मीडिया कुछ थोड़े बहुत खुलासा कर रहा था, उसी को उन्होंने बैन कर दिया, क्योंकि वो भारत के मीडिया के द्वारा ये जो चीन की चाल है, जिसको वो चीनी राजदूत के जरिए नेपाल में चल रहा है, उसका खुलासा भारतीय मीडिया ने किया था। अब उन्होंने तरीका सोचा कि भारत के मीडिया को नेपाल में बैन कर दो, नेपाली नागरिकों को पता ही ना चले कि चीन वहां कर क्या रहा है और उसकी राजदूत वहां कर क्या रही है, क्या गलभैया उसकी प्रधानमंत्री के साथ चल रही है, क्या वहां वो बाकी नेताओं से भी मिल रही है। अब देखिए, अब बाकी नेताओं से क्यों मिली, वो बड़े बड़े जो लीडर हैं उन सबसे वो राजदूत मिल रही है। राजदूत का काम चीन के लोगों के लिए वहां असिस्ट करना है, ना कि नेपाल की राजनीति में दखल अंदाजी करना है। तो चीन इनडायरेक्टली पूरी दखल अंदाजी कर रहा है और चीन के जो राजदूत है वो नेपाल में राजनीति में पूरी घुसपैठ बनाई हुई है और इस समय उनको फेवर लगता है कि भाई केपी शर्मा ओली की सत्ता अगर चलती रहेगी तो ये हमारे विचारों को जनता पर थोप कर और चीन की तरह ये सत्ताधीश बना रहेगा, भारत से रिश्ते खराब करता रहेगा और एक दिन हम नेपाल को धीरे से हड़प जाएंगे। तो चीन की ये चाल है, इसको नेपाल के लोगों को समझना होगा और नेपाल के मीडिया को भी समझना होगा कि मीडिया एक होता है। आप चीन की चाल में ना आओ, नहीं तो गर्दन पकड़ के रख लेगा। उनको भी भारत के मीडिया के लिए आवाज़ उठानी चाहिए कि ये मीडिया का गला घोंटा जा रहा है नेपाल की सरकार के द्वारा। इसके खिलाफ नेपाली लोगों को और नेपाली मीडिया को आवाज उठानी होगी। जी बिल्कुल सही कहा आपने। नेपाल में जनता किस तरीके से दूतावास के सामने उसने विरोध भी किया कि राजदूत का काम है यही रहने के लिए, आप यहाँ रहिए और राजनीति में दखल मत दीजिए। उन्होंने कोड ऑफ कंडक्ट का भी उल्लंघन किया और उसको तोड़ते हुए राष्ट्रपति से मिली। तो ये देखा जा रहा है कि पूरी तरीके से चाइना नेपाल में उसकी घुसपैठ है और किस तरीके से वो पूरी जो राजनीति को अपने पकड़ में, यानी कि सरकार चाइना चला रही है। यहाँ पर ये देख सकते हैं, क्योंकि जब मर्जी आई वो कहीं भी कुछ भी कर सकता है और पूरी आजादी है चाइना के लिए। तो ये देखने वाली बात होगी कि राष्ट्रपति ने मंजूरी नहीं दी है हेल्थ इमरजेंसी के लिए, लेकिन किसी भी तरीके से ओली अपनी कुर्सी बचाना चाह रहे हैं और अब मीडिया को उन्होंने बैन किया है। तो इस पे भी बहुत बड़ी शंका यहाँ जाहिर होती है कि आखिर उन्होंने क्यों किया है और अगर इतना बड़ा कदम उन्होंने उठाया है तो इसके पीछे मंशा क्या है, ये भी बड़ा सवाल बनता है। आप देखिए ना, उन्हीं की पार्टी, उन्हीं के पूर्व प्रधानमंत्री 6 मीटिंग कर चुके हैं कि भाई आप ये कुछ पार्टी के अंदर जो असंतोष चल रहा है इसके बारे में आप जवाब दीजिए। आपने क्या क्या बातें चीन के साथ की हैं, कौन कौन से समझौते किए हैं। उन्होंने अपनी पार्टी के पुराने कार्यकर्ताओं के साथ भी वो शेयर नहीं किए हैं। जो चीज़ें अब खुल के आ रही हैं कि उन्होंने चीन से देखिए कैसे समझौते किए हैं कि वो व्यापार को भारत से बंद करके और चीन से बढ़ाना चाहते हैं, जबकि नेपाल को उसमें इतना घाटा है कि एक चीज़ अगर 20 रुपए की कोई भारत से आ रही है, वही 40 रुपए की, मतलब डबल से भी ज़्यादा कीमत में वो चीन से मिलेगी। उसके बावजूद दूरगामी परिणाम उसके क्या होंगे, वो परिणाम तो नेपाल की जनता को ही भुगतने होंगे कि जब महंगा सामान मिलेगा तब जनता को भोगना पड़ेगा। तो वहाँ उनकी सरकार ही, कम्युनिस्ट पार्टी नेपाल की, जानना चाहती है केपी शर्मा ओली से कि आपने चीन से क्या क्या समझौते किए हैं, आप हमें बताइए। और पहले आप कुर्सी छोड़िए, क्योंकि आपके रहते नेपाल के 10 गांव चीन ने कब्जा लिए। आपको कानो कान खबर नहीं थी, या तो, और खबर थी तो आपने एक्शन क्यों नहीं लिया। आज जब आपको पता लग गया है तो आप एक्शन क्यों नहीं ले रहे हो। आप भारत के विरुद्ध तो कार्रवाई करने लगते हो कि नक्शा नया बनाकर उसको सदन से पास कराते हो, लेकिन नेपाल के मामले में, आप चीन के मामले में चुप हो जाते हो। तो ये जो दोहरी नीति आप चल रहे हो और भारत से लगातार रिश्ते खराब करने वाली बातें कर रहे हो, ये क्यों है? इसी को लेकर के लगभग 6 बार उनकी मीटिंग हुई है जो बेनतीजा रही है, क्योंकि वो अपने एक ही स्टैंड पे टिके हुए हैं कि प्रधानमंत्री तो मैं ही रहूंगा। जबकि वो जो पुष्प कमल दहल हैं, उन्होंने इतना तक कह दिया कि या तो कुर्सी छोड़ो नहीं तो मैं पार्टी तोड़ दूंगा। वो पार्टी तुड़वाने के लिए तैयार हैं कि वहां कम्युनिस्ट पार्टी के 2 धड़े हो जाएं या 3 धड़े हो जाएं, लेकिन मैं कुर्सी नहीं छोड़ूंगा।
इसका मतलब कुर्सी से उन्हें क्या लालच है, जबकि चुनाव के पहले वो कहते थे जी मैं तो सेवादार हूं, मैं तो सेवक हूं जनता का, मुझे पोस्ट से कोई लेना देना नहीं है। आज वो उस पोस्ट को छोड़ने को तैयार नहीं है। ऐसा तो नहीं कि कहीं चीन ने उन्हें ब्लैकमेल किया हुआ है, कोई ऐसी फोटो कोई ऐसी वीडियो हो उनकी जिसके कारण वो ब्लैकमेल हो रहे हैं और उनको चीन ने कह दिया हो कि तुम किसी भी कीमत में अपनी कुर्सी को छोड़ना मत, क्योंकि उन्होंने हो सकता है अंदर खाने कोई समझौते किए हों। भारतीय मीडिया ने यही सब बातें उठाई थी कि क्या केपी शर्मा ओली को चीन ब्लैकमेल कर रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो कोई वीडियो फोटो हो उनकी, और क्योंकि उसको विष कन्या बोलते हैं राजदूत को जो चीन की है, कि भाई उसने क्या ऐसा किया कि आप उसकी उंगलियों पे नाचते हो जी। ये रहस्य है और इस रहस्य का सवाल इंडियन मीडिया ने उठाया था। इसी की चिढ़ में चीन के कहने पर नेपाल के प्रधानमंत्री ने भारतीय मीडिया को बैन किया है। अपनी पार्टी का मुंह बंद करने के लिए वो पुष्प कमल दहल को जेल तक में डालने की धमकी दे चुके हैं और इसीलिए वो चाहते हैं कि किसी तरह इनके इस पाप में, इनके इस गलत काम में वो सेना भी शामिल हो जाए नेपाल की। वो हो नहीं सकता क्योंकि जो सैनिक होता है वो देश की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध होता है और नेपाल का प्रहरी जो सुरक्षा बल है वो अपनी सुरक्षा को करने के लिए कृत संकल्प है। वो किसी पार्टी से नहीं बंधा है, वो केपी शर्मा ओली से नहीं बंधा है, वो देश के लिए रक्षा के लिए सोचते हैं। इसलिए नेपाल की जो सेना है उसने प्रधानमंत्री के कहने को मानने से मना कर दिया है। जी बिल्कुल सही कहा आपने कि ओली को कुर्सी से बहुत ज्यादा प्यार है, क्योंकि ओली, इस पर नेपाल के मधेशी नेताओं ने भी कहा है कि ओली कुर्सी उनको इतनी प्यारी है, उनको जनता प्यारी नहीं है और इसीलिए वो कुर्सी नहीं छोड़ना चाहते हैं। क्योंकि जिस तरीके से पहले वो भाषणों में मोदी को किस तरीके से बदनाम करते थे, मोदी के खिलाफ बातें करके और पूरी तरीके से एक राष्ट्रवादी छवि पर आए थे जनता की भलाई के लिए, लेकिन अब उनको कुर्सी सबसे ज्यादा प्यारी हो गई है। पार्टी टूट जाए, कुछ भी हो जाए, इमरजेंसी लगानी पड़ जाए, लेकिन वो कुर्सी नहीं छोड़ेंगे। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए।